अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत जुनून बन जाए, जहां एक ही नज़र दिल की दुनिया बदल दे, जहां जज्बे अल्फाज से निकलकर रूह में उतर जाए। पेशे खिदमत है अनम तारिक के कलम से लिखी गई एक जज्बाती दास्तां, मेरा जुनून। मोहब्बत, जिद, अना और बेखुदी का सफर। किस्त नंबर 2। उसने मुंह खोला या नहीं, वो कफ कोनियों तक मोड़ता सर्द लहजे में पूछ रहा था। नो ब्रो, नो सर। बहुत ढीठ इंसान है, इतना टॉर्चर करने के बाद भी मुंह नहीं खोला। उसके 2 कदम पीछे चलते कैप्टन जवायार ने उसे तफसील बताई। तमाम लड़कियों को बाहिफाजत उनके घर पहुंचा दिया गया था और ड्राइवर को टॉर्चर सेल में रखा हुआ था। चूल्हा और सलाखें लेकर आओ, नॉर्मल अंदाज में कहता वो सेल के अंदर दाखिल हुआ। सेल में दाखिल होते ही सामने कमरे के बीचों बीच एक फट्टा पड़ा हुआ था, जिस पर एक आदमी ऊंधे मुंह पड़ा रस्सियों में जकड़ा हुआ था। जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। कैप्टन जवायार ने चूल्हा जलाकर लोहे की सलाखें उस पर रख दी और खुद कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर गया। कहाँ से उठाते हो इन लड़कियों को, किसके कहने पर उठाते हो और कहाँ पर ले जाते हो इनको? शाजर इसके सरहाने खड़ा होकर उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसके सर को ऊपर उठाता संजीदा लहजे में पूछने लगा। मैं नहीं जानता, इन लोगों ने मुझे कहा था कि फल ले जाने हैं। वो निढाल सा बोला। जब मेजर शाजर ने कोयले की तरह दुखती सलाख उठाई थी। सीधी तरह से बता रहे हो या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? वो उससे पूछ रहा था, मगर उसके अंदाज में मौजूद धमकी महसूस की जा सकती थी। मैं नहीं जानता, वो खौफजदा नजरों से शाहजर को देखता हुआ बोला। जब शाहजर ने वो सलाख उसकी कमर पर रख दी थी, उस शख्स की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंजने लगी। सलाख उसकी जल्द के साथ चिपक चुकी थी। जब शाहजर ने सलाख खींची थी, उसकी सारी जिल्द उतर गई और गोश्त नजर आने लगा था। शाहजर एक तरफ खड़ा उसे तड़पता हुआ सर्द तासुरात के साथ देखता रहा, जबकि उसकी चीखें बंद हुई तो उसके पास आया और दोबारा से उसके पास आया और सर के बाल सर के बाल मुट्ठियों में जकड़कर सर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी। अब बताओ, किसके कहने पर और कहां से ले जा रहे थे इन लड़कियों को? वो गराया था। उस शख्स ने फिर से नफी में सर हिलाया। शादर सलाख वाला अमल दोबारा से दोहराया। मैं बताता हूँ, वो तकलीफ से चिल्लाता था। मैं उन्हें पीर वली शाह के आस्थाने से उठाता हूँ और कराची छोड़ आता हूँ। दर्द से कराता वो अटक अटक कर बोला। कराची में किस जगह पर छोड़ते हो? शादर सपाट अंदाज में बोला था। जब उस शख्स ने शाह की बात का जवाब नहीं दिया तो शाह ने गन होल्डर से गन निकालकर उसके माथे पर रखी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर जवाब न दिया तो पूछ तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। एक वो सर्द मोहरी से बोला। समंदर समंदर के करीब छोड़ता हूँ। उसका वजूद थर थर कांपने लगा। फिर क्या करते हो उनके साथ? उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। उनको उनको पानी के रास्ते बाहर के मुल्कों में भेज देते हैं। इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाजर ने फायर कर दिया था और मुतवाजन चाल चलता सेल से बाहर निकल गया था। उसके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुरान मजीद में अदल व इंसाफ का हुक्म दिया गया है और जान का बदला जान है। उन जालिमों ने न जाने कितने मासूम जानें ली थी, न जाने कितनी माओं की गोदें उजाड़ी थी। ऐसे लोगों का अंजाम इबरतनाक होना चाहिए ताकि दूसरे लोग नसीब पकड़े और बुरे कामों से तौबा करें। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो हम गाड़ के रख देंगे। शाजर के ये अल्फाज कहता बाहर निकल गया। उधर नूर नूर, ये देखो मेरी नई पेंटिंग। नूर सीढ़ियों पर बैठी पूरी तरह से लैपटॉप में मगन थी। जब अलीजे ने उसे हिलाया, हूँ क्या है, वो एकदम से चौंक गई।
मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतने दिन हो गए हैं, हर वक्त लैपटॉप में घुसी रहती हो। अलीजे मुंह बनाती बोली। उसके हाथ में एक रोल हुआ चार्टर था जिस पर वो रबड़ चढ़ाने लगी। बताया तो था तुम्हें, एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, बस इसी पर कॉल कर रही थी। देखा, दिखाओ क्या बनाया है तुमने। वाओ, इसे बताती इसके हाथ से चार्टर लेकर उस पर से रबड़ उतारा। वाओ ब्यूटीफुल। चार्ट पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। वो मुस्माइल सी उसे देखे देखे गई। वो एक पार्क का सुबह के वक्त का मंजर था जब सूरज की किरणें फैल रही थी। उस एक तस्वीर में तकरीबन हर रंग उसमें मौजूद था। तस्वीर को देखते ही बनाने वाले की महारत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अच्छी बनी है? वो इश्तियाक से पूछने लगी। नहीं, बस ठीक ही है, गुजारे लायक, नूर ने मुंह बनाकर कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ेह थी। और दो मुझे, आज के बाद मैं अपनी कोई पेंटिंग तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तुम बहुत बदतमीज हो। अलीजे ने उससे खींचने के अंदाज में चार्ट वापस लिया था और खफा खफा सी बोलती, बहुत क्यूट लगी थी। नूर हंसने लगी। वो दोनों बहनें हम शक्ल थी, फर्क सिर्फ इतना था कि अलीजे के चेहरे पर मासूमियत थी जबकि नूर के नकोश तीखे थे और दोनों की आंखों का कलर मुख्तलिफ था। नूर की आंखें ग्रे कलर की थी और अलीजे की आंखों में तीन शेड थे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और ब्लू। उसकी आंखें ठहरे हुए समंदर जैसी गहरी थी। जब कभी वो मेकअप करती तो उन दोनों कोताही भी कोताही भी नहीं पहचान पाती थी। दांत निकालना बंद करो। ये बताओ कि 2 दिन से लैपटॉप पर क्या कर रही हो? वो इसे घूरती हुई बोली तो नूर ने लैपटॉप उसके सामने किया। लैपटॉप पर कोई नक्शा खुला हुआ था। ये कहाँ का नक्शा है? अली ने तजस्सुस से बोली। पीर वलीद शाह के आस्थाने का नक्शा है। तुम्हें पता है, 3 दिन लगे हैं मुझे इस नक्शे को ढूंढने में। नूर आस्ता आस्ता से बोली थी कि कहीं ताई अम्मी या फिर आसिया काम वाली सुन ना ले, क्योंकि दोनों ही इस पर पीर की बहुत बड़ी फैन थी। ऐसा क्या खास है उसमें जो 3 दिन लग गए? अलीजे भी आस्ता आवाज में तजस्सुस से बोली। ये देखो, इसमें 3 खुफिया दरवाजे हैं और ये एक तय खाना है। हाँ, तो मैं तुमसे कह रही थी कि इसकी नई फिल्म आई है जो बहुत ही अच्छी है, रात को लाजमी देखेंगे, वो उसे बता रही थी जब ताई उनके लिए फ्रेश जूस लेकर आई थी। उन्हें देखते ही नूर ने बात बदल दी। अलीजे ने उन्हें नहीं दिखाया था। तुमने ये कब कहा? तुम तो किसी खुफिया तहखाना और खुफिया दरवाजों का जिक्र कर रही थी। अलीजे उसकी बात पर उलझकर उसे देखने लगी तो नूर ने अपना सर पीट लिया। नूर बेटा, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ बच्चे, बस मैं डरती हूँ कि ये काम जो तुम करती हो इसकी वजह से कहीं तुम्हें या फिर अलीजे को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। है मुझे डर लगता है मुझे। ताई इन दोनों को देखते हुए धीमे लहजे में बोली। उनको उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन दोनों को वो सगी औलाद बढ़कर प्यार करती थी। तो दोनों ने उठकर उनको हक कर लिया और एक साथ उनके गाल चूम डाले। ताई अम्मी, आप परेशान नहीं हो, अगर पाकिस्तान के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। अलीजे एक जज़ब से बोली। अलीजे कॉकरोच। नूर उसके पैरों की तरफ इशारा करती बोली तो अलीजे चीखती हुई अपनी जगह से उछलकर पीछे हुई। मैडम कॉकरोच से डर जाती है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए जान देनी है। नूर हंसती हुई बोली। ताई ने भी अपनी हंसी दबाई जब अलीजे खुशगवार तासुरात लिए उसकी तरफ बढ़ी। वो हंसती हुई वहां से भाग गई। आपने किस चीज का दम करवाना है? एक औरत ने खुद को बड़ी ही सी स्याह चादर से ढांप रखा था, आधा मुंह भी चादर से छुपाया हुआ था। वो एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पर चटाइयां बिछाई गई थी, जब जिन पर औरतों और लड़कियों की कसीर तादाद बैठी हुई थी। मैं अपनी बेटी को दम करवाने आई हूँ और दुआ भी करवानी है कि अल्लाह मेरी दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे और उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नूर अपनी सहेली से मिलने गई थी। उसको बताए बिना बताए अलीजे के मना करने के बावजूद ताई अलीजे को जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी और अब अपने साथ बैठी औरत के सवाल करने पर बताने लगी।
کہاں ہے بیٹی آپ کی تائی کی بات؟ اس عورت کے نقاب کے پیچھے چھپے لب شاطرانہ انداز میں مسکرائے تھے اور علیزے کا دمکتا چہرہ دیکھنے کے بعد مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی اور چہرے پر موجود خباثت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بچی ہے آپ کی، اس نے سنے کہتے ہوئے نامحسوس انداز میں علیزے کی تصویر کھینچ لی تھی اور پھر اچانک سے پیچھے کو مڑی اور اپنے پیچھے بیٹھی عورت سے بھی وہی سوال پوچھا جو ونیز تائی سے پوچھا تھا۔ بہن کیا بتاؤں، بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے، بس اس کے لیے کوئی دم درود کروانے آئی تھی، وہ خاتون افسردہ سے بولی۔ اس خاتون نے آنکھوں پر موٹے شیشوں والا چشمہ لگایا ہوا تھا، چہرے پر جھریاں تھی، چاندی جیسے سفید الجھے بالوں کو لپیٹ کر پونی ڈالی ہوئی تھی۔ بیٹی کی کتنی عمر ہے؟ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے مطلب کی بات پوچھی۔ 25 سال عمر ہے، ہائے میرے ہیرے جیسی بچی کی زندگی برباد ہو گئی، انی سونی پیاری ہے، گوری چٹی پر نصیب، اس خاتون نے ہنکارا بھرا۔ بیٹی ساتھ نہیں آئی؟ آپ کے مطلب کا سوال کیا تھا۔ جی نہیں جی، بڑا ظالم شوہر ہے، آنے ہی نہیں دیتا، وہ انتہائی افسوس سے بولی تھی۔ آپ بیٹی سے کہیں کہ کوشش کر کے آ جائیں، اور میں نے سنا ہے کہ بابا جی صرف ان کی فریاد ہی سنتے ہیں جو ان کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ وہ آسیہ نام کی عورت بڑی چالاکی سے اس کا مائنڈ میک کر رہی تھی۔ اس کا اصل نام کاجل تھا۔ اچھا، اب اسے یہاں آنا پڑے گا، ہائے اب اتنی دور تک آئی ہوں، بابا جی سے مل کے بیت لیے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ عورت تھکے تھکے انداز میں بولی۔ بہن آپ کا نمبر آ گیا ہے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں، میں ابھی واپس آ جانا ہے۔ علیزے اور ونیزہ تائی اٹھ کر اندر جانے لگی جب وہ بولی۔ جی آپ آ جائیں ساتھ۔ ونیزہ اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے فوراً مان گئی تو وہ تینوں اندر چلی گئی۔ پیچھے آسیہ باقی عورتوں سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ وہ پیر ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک عورت برقع پہنے اس کے دائیں جانب کھڑی تھی، اور ایک دروازے کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، خوبصورت ڈیکوریشن پیش کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ آپ لوگ بیعت کریں اور یہاں پر بیٹھ جائیں۔ برقعے میں موجود عورت انہیں گائیڈ کرنے لگی۔ ونیزہ پیر کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پیر کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیپٹن اشل نے بھی یہی عمل کیا اور وہ بھی اس پیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک عمر رسیدہ دیہاتی طبقے کی عورت کے گیٹ اپ میں موجود تھی۔ وہ یہاں پر کیمرے اور مائکروفون فکس کرنے کی غرض سے آئی تھی اور اب ان سب کی نظروں کے سامنے ان کو شک ہوئے بغیر یہ سب کیسے کرنا تھا، اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر پورے کمرے میں گھوم کر کیمرے فکس کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی۔ باقی سب کو وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے یہ سب چیزیں پہلی مرتبہ دیکھی ہے اور اب نہایت اشتیاق سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ علیزے کشمکش کا شکار اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ اسے یہاں پر سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اور اب پیر کو دیکھنے کے بعد اسے نور کی ہر بات سچ لگنے لگی تھی۔ وہ پیر ایک غیر محرم تھا جس کے ہاتھ پکڑ کر چومنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جلدی کریں، باہر اور بھی لوگ ہیں جنہیں اندر آنا ہے، اس کی کشمکش دیکھ کر وہ لڑکی بولی اور پیر نے خود ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ جھکی تھی اور بنا اسے ہاتھ چھوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پیر نے چونک کر اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری تھی۔ سب کو سب کی توجہ علیزے کی طرف تھی۔ اسی دوران اشل بہت ہی مہارت کیمرے اور مائکروفون فٹ کر چکی تھی۔
یہ तावीज़ दे रहा हूँ, यहाँ से जाते ही इसे पानी में डालकर पीना है। मैंने नसीब खोल दिया है तुम्हारी बेटियों का, नऊज़ बिल्ला, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और तुम अपनी बेटी को साथ लेकर आना। अब जाओ। वो उनके कुछ भी कहने से पहले बोला और एक तावीज़ अलीज़े को थमाया और अशल से कहते साथ ही उन्हें जाने को कहा था। यकीनन काजल बाहर होने वाली हर बात अंदर पहुंचा रही थी। अलीज़े उठ के भागने के अंदाज में सबसे पहले बाहर निकली थी। उसके पीछे वो दोनों भी बाहर निकली थी, जबकि पीछे कमरे में उन तीनों की मानाखेजी से एक दूसरे को देखा था। अलीज़े बाहर निकली तो अचानक उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी थी। गर्द से आटे, जगह जगह से फटे कपड़े, बाल एक दूसरे से चिपके हुए, गर्दन और चेहरे आते सांप की तरह लग रहे थे। उलझी हुई दाढ़ी, हाथों में तस्बीह पकड़े, गर्दन को हल्के झटके देता अल्लाहू का विर्द कर रहा था। जब वो पंजों के बल उसके सामने बैठी थी। बाबा जी ये पैसे रख लें, अपने लिए कपड़े, गरम कपड़े ले लेना। अलीजे ने अपने परस से हजार हजार के 2 नोट निकालकर उसकी झोली में रख दिए और उठकर चली गई। पीछे उस फकीर ने उसकी पिस्त को घूरा था। इनके जाने के बाद नूर बड़ी सी हुड पहने अजीब से हुलिये में आस्ताने में दाखिल हुई थी। वो अपनी दोस्त के घर से यहाँ आई थी। वो अलीजे और ताई के यहाँ पर आने से बेखबर थी। बड़ी सी हुड पहने वो बगौर एक एक चीज का जायजा ले रही थी और हर एक चेहरे को हिफ्ज कर रही थी। कुछ देर बाद जब वापस जाने लगी तो उसकी नजर भी उस फकीर पर पड़ी थी। वो बिल्कुल अली वो बिल्कुल उस अलीजे के से अंदाज में उसके सामने बैठ गई जैसे कुछ देर पहले अलीजे बैठी थी। बाबा मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। नूर के कहने पर उसने चौंक कर नूर की तरफ देखा और सर तापा उसका जायजा लेने लगा। ऐसे क्यों घूर रहे हो, कहीं तुम भी उनके साथ मिले हुए तो नहीं? नूर आंखें छोटी किए पर पुरसोच अंदाज में बोली। बाबा ये बाल तुम्हारे असली ही है ना? मुझे तुम मशकूक से लग रहे हो। वो उसे बगौर देखती उसके बालों को हाथ लगाकर चेक करने लगी। उससे पहले कि वो कुछ और कहती उसके फोन की बेल बजने लगी तो वो उठकर चली गई। पीछे शाजर जो फकीर के गेटअप में था पुरसोच नजरों से उसकी पिश्त को देखने लगा।